जैसे सबसे पहला ग्राफ नंबर वन में तुम्हें क्या बताया गया था? व्हाट इज द रिजल्ट? Effect of the intensity of light. यस, When हाँ, intensity of light increases, हम्म, number of photoelectrons also यस, increases. ओके. This is the first law of the photoelectric emission. It Yes, sir. means that number of photoelectrons is directly proportional to the intensity of light. Directly proportional to the intensity of light. ओके, मतलब ये हुआ कि लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? बढ़ेगा. इट मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस. फोटो इलेक्ट्रिक करंट Yes, sir. आल्सो इंक्रीजेस. ओके, तो ये पहला पॉइंट Yes, था. sir. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. अब बताओ सेकंड पॉइंट जो होगा, दिस इज रिलेटेड टू द सेकंड ग्राफ. सेकंड ग्राफ में क्या बताया गया था? Second graph में था effect of the potential frequency of the light is constant. ओके, तो इसमें तुमको ये बताया गया था कि मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स independent of the intensity of light. No, Yes, sir. kinetic energy of photoelectrons or stopping potential. Independent of the intensity of light. Okay. मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है. लाइट की इंटेंसिटी को तुम चाहे जितना बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा सेम होगा. ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट. ओके, थर्ड पॉइंट क्या था? Third, effect of the frequency of radiation intensity is constant. Okay, effect of the frequency. Then kinetic energy of photoelectrons Will be constant. kinetic energy of photoelectrons or stopping potential. Depends upon the frequency of light. Depends upon the frequency of light. Okay. मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करेंगे Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? चेंज होगा ना. दिस इज द ग्राफ नंबर 3. Yes, sir. तो जैसे मैंने तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट Equals to प्लस plus E nu naught. ई वी नॉट. E nu naught. वी नॉट ना, Sorry. स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो देखो ये जो वी नॉट जो है, ये वी नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यू पे.
ये वी नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यू पे। एच न्यू नॉट तो कांस्टेंट है ना, वो एच न्यू नॉट कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इज ऑलवेज Yes, sir. कांस्टेंट। तो वी नॉट किस पे डिपेंड करेगा? न्यू पे। ओके, New तो page. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज Yes, डिपेंड sir. अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ओके, Hmm. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, चौथा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। Frequency of radiation always greater than the threshold frequency of metal surface. Threshold frequency of metal surface. Okay. Yes, sir. मतलब for emission of photoelectrons. For emission of photoelectrons. Okay, is it clear? मतलब जो लाइट की जो Yes, sir. फ्रीक्वेंसी है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी जो है न्यू, दिस इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ये न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? ओके, Yes, sir. ठीक है। तो यही है, दिस इज द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो ये 4 पॉइंट है। ये अगर एग्जाम में अगर पूछेगा कि एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो ये चारों पॉइंट्स तुम्हें लिखना होगा। ओके, Okay, sir. अब देखो मैंने तुमको जो है एक व्हाट्सएप पे डुअल नेचर का एक सीट भेजा है। F naught. When a light of frequency is V equals to 2 F naught is incident on the metal plate, the maximum velocity of E minus emitted is इलेक्ट्रॉन V1 and electron emitted is V1 when the frequency of incident radiation is 5 5 F F नॉट। naught. Maximum velocity electron is हाँ sir वही बोला 5 F naught. The maximum velocity of the emitted electron is V2. Find the ratio of V1 by V2. ओके बस ओके, मतलब तुम्हें वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है? इस क्वेश्चन में तुम्हें वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हाउ मच? एफ नॉट। और लाइट का फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है? स्टार्टिंग में 2 एफ नॉट दिया हुआ है। और जब हाँ 2 एफ 2 F नॉट naught अगर है, 2 एफ नॉट जब है तो वेलोसिटी कितनी है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है? v1। V1 ओके, और बाद में जब फ्रीक्वेंसी को जब हम चेंज कर रहे हैं 5 एफ नॉट, तो वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो गया? v2 yes sir ना। तो तुम्हें v1 अपॉन v2 निकालना है, ठीक है? तो देखो ये जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और स्पीड निकालना है। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लाइट की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और अगर स्पीड अगर निकालना है, तो हम लोग यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक yes sir इक्वेशन। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जैसे देखो, you know that from the photoelectric equation, from
फोटो इलेक्ट्रिक equation. You know that h nu is equal to h nu naught और प्लस क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर ना. h nu naught plus e. हाँ. ओके तो बताओ क्वेश्चन में तुम्हें लाइट की फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है. लाइट की फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में तुम्हें दिया हुआ है 2f0 दिया हुआ है. मतलब न्यू की जगह क्या पुट करेंगे 2f0. और बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है. हाउ मच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दिस इज f0. ओके और बताओ v की जगह क्या पुट करेंगे v1. ठीक है वैल्यू पुट कर दो इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो. तो देयरफॉर h into 2f0 is equal to h into f0 और प्लस क्या है हाफ m v1 स्क्वायर. ओके तो 2h f0 में से h f0 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा h into f0 and this is equal to half m v1 स्क्वायर ना. तो बताओ व्हाट इज v1 स्क्वायर. v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2h f0 और ये अपॉन क्या हो गया दिस इज m. ओके m इक्वेशन नंबर 1. अब बताओ सेम इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे. बताओ सेकंड कंडीशन में हम लोग को फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितना दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी सेकंड इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन 5 f0 और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे और इलेक्ट f0. हाँ क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम होता है ना. सेम है और v की जगह क्या लेंगे v2 लेंगे. ओके अब ये सारा वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था दिस इज यही था ना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. h हाँ h nu equals to h nu naught plus 1 by 2 ठीक है m square. वैल्यू पुट कर दो. न्यू की जगह पुट करेंगे 5f0 न्यू नॉट की जगह पुट करेंगे f0 हाफ m v2 स्क्वायर. ओके Yes sir. तो बताओ हाफ m v2 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा दिस इज 4h into f0. तो बताओ व्हाट इज v2 स्क्वायर. v2 स्क्वायर कितना हो जाएगा v2 square equals to 2 मतलब कट जाएगा 8h f0 हो जाएगा ना अपॉन m. ओके सॉरी v तो इधर हो गया m. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो. हमें वेलोसिटी का रेशियो निकालना है. तो वेलोसिटी का रेशियो निकालने के लिए v1 स्क्वायर को v2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो बताओ जब डिवाइड करेंगे तो ये h f0 और h f0 क्या होगा कैंसिल. m और m भी क्या होगा कैंसिल एंड दिस इज 2/8. तो बताओ 2/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4. तो बताओ व्हाट इज v1 अपॉन v2. 1/2 हो जाएगा ना स्क्वायर रूट लेंगे ना. तो स्क्वायर रूट लेंगे तो v1 अपॉन v2 आ जाएगा दिस इज 1/2.
दिस इज फाइनल आंसर. Hmm. ओके, आई Yes, थिंक sir. समझ में आ गया होगा. ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ा जाए. ठीक है, Yes, sir. तो ठीक है. तो देखो अगला पॉइंट है. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में आता है. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. For the particle nature of light. For the particle nature of light. Okay. ठीक है, for the particle nature of light. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है. मैक्स प्लैंक. मैक्स प्लैंक इज वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ जर्मनी. और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो प्लैंक्स की थ्योरी को ही फॉलो करते थे. इसको फोटॉन्स थ्योरी भी बोला जाता है. दिस इज आल्सो नोन एज अ फोटॉन्स थ्योरी. ओके, तो देखो सबसे पहला पॉइंट. लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. Light is a collection of smallest particles which known as photons. Which known as photons. Okay. तो लाइट देखो, लाइट छोटे छोटे लाइट छोटे छोटे Yes, पार्टिकल sir. से मिलके बना हुआ है. स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को ही बोला जाता है photons. And it's available in a packets of energy. It's available in packets of energy, which is known as quanta. Which is known as quanta. Okay. तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, क्वांटा. और इन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में क्या पाया जाता है, फोटॉन्स. यस, लाइट जो होता है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं. एंड दिस एनर्जी ऑफ पैकेट्स हैज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज नोन एज फोटॉन्स, लाइक दिस. Yes, sir. ठीक है, लेकिन ये हमारे नेट डाई के थ्रू दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है. एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर आवर नेट आईज टू सी. ओके, तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया. आई थिंक पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा. Yes, sir. दिस इज गिवन बाय प्लैंक. Yes, sir. दूसरा पॉइंट, photon is massless and chargeless particles. Photon is massless and chargeless particles. Okay.
तो बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए कि फोटोन मास लेस और चार्ज लेस क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, Yes, sir. कैन यू टेल मी? सबसे स्मॉलेस्ट होता है स्मॉलेस्ट इसीलिए। से क्या मतलब है भाई? स्मॉलेस्ट तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। Why photon is massless and chargeless? Answer is because it moves with the speed of light. Because it moves with the speed of light. कोई भी पार्टिकल अगर लाइट के स्पीड से अगर मूव करेगा Okay, sir. तो उसका जो मास और चार्ज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है? दिस थ्योरी इज आल्सो गिवन बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सेम इसी चीज को फॉलो किया था। उन्होंने भी यही बताया था कि जब कोई भी मटेरियल लाइट की स्पीड से अगर ट्रैवल करता है तो वो मास लेस और चार्ज लेस होता है, चाहे कोई भी मटेरियल हो, चाहे हमारा बॉडी क्यों ना हो। अगर हमारा बॉडी भी अगर लाइट की स्पीड से अगर ट्रैवल करेगा देन इट इज मास लेस एंड चार्ज लेस, ओके? बट यू नो दैट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। Okay, sir. प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। और जिस दिन अगर कोई भी मटेरियल अगर मास लेस नहीं अगर है। हो गया तो उसका टाइम जो होगा, टाइम क्या होगा? कांस्टेंट टाइम ऑफ दैट मटेरियल, यस बिल्कुल सही, चेंज ही नहीं टाइम होगा। ऑफ दैट मटेरियल इज कांस्टेंट, मतलब उसका टाइम कभी चेंज ही नहीं होगा। उस मतलब उसका जो लाइफ पीरियड जो होगा वो हमेशा क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा, ओके? हाँ, सेम रहेगा। ओके। तो आई थिंक सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है? तीसरा पॉइंट, Yes, sir. तीसरा पॉइंट है द एनर्जी ऑफ फोटोन। द एनर्जी ऑफ फोटोन E is equal to एच न्यू, ठीक है? ये तो मैंने तुमको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि लाइट की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू, या एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? Yes, एच sir. न्यू। भाई लाइट या फोटोन एक ही H चीज new. होता है, ठीक है? ये चीज याद रखना कि लाइट और फोटॉन्स Yes, एक sir. ही चीज होता है। एंड मोमेंटम, Hmm. एंड मोमेंटम P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ओके? मतलब फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू, और मोमेंटम क्या होता Yes, है? sir. P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ओके? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक, तो ये टोटल 3 पॉइंट हो गया। Yes, sir. चौथा पॉइंट, फोटोन is not affected by photon is not affected by electric field and magnetic field. Electric field and Yes, sir. magnetic field, okay? Magnetic. मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? देयर आर 4 पॉइंट्स। तो आई थिंक ये 4 पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा, Yes, sir. ठीक है? तो यही है, दिस इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो एग्जाम में आएगा तो ये चारों पॉइंट्स तुम्हें लिखना होगा, ठीक है? आगे बढ़े फिर, okay. अगला पॉइंट, अगला Yes, sir. टॉपिक, फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी। Failure of wave theory to explain the photoelectric effect. To explain the photoelectric effect, okay? ये next topic है। Yes, sir. Failure of wave theory to explain the photoelectric effect.
तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर, दिस इज नॉट एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर। वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज द रीजन? रीजन तुम्हें बताना है, ठीक है। व्हाई वेव थ्योरी इज फेल टू Yes, एक्सप्लेन sir. द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला पॉइंट, Hmm. सबसे पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, kinetic energy of electrons depends upon the intensity of light, depends upon the intensity of light, okay, but it contradicts the experiment, Yes, sir. it contradicts the experiment। तो ये एक्सपेरिमेंट को कंट्रेडिक्ट कर रहा है, क्योंकि तुमको पता है कि मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बताया गया था कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ ग्राफ। ग्राफ में तुमको बताया गया Hmm. था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इंटेंसिटी Yes, पर sir. डिपेंड नहीं करता है, Hmm. और जबकि वेव थ्योरी में ये बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। Depend नहीं करता है, मतलब ये yes, sir. एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहा है? एक्सपेरिमेंट को कंट्रडिक्ट कर रहा है। इट मींस वेव थ्योरी Hmm. इज कंप्लीटली फेल्ड Yes, टू sir. एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक। ओके, दूसरा पॉइंट, Yes, sir. अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, according to the wave theory, kinetic energy of electrons, sorry, electrons are emitted, electrons are emitted for any frequency of light, electrons are emitted for any frequency of, according to the wave theory, मतलब ये बताया गया था इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इमिट हो सकता है। बट इन दिस एक्सपेरिमेंट, बट इन दिस एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, it explained that Yes, sir. it explained that electrons are emitted if electrons are emitted if frequency of radiation is greater than the frequency of radiation is greater than the threshold frequency। क्यों? ये चीज मैंने बताया था ना कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है मेटल प्लेट के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, Yes, sir. और जबकि वेव थ्योरी में ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इमिट हो सकता है।
but you know that this is Hmm. impossible. ठीक है, ओके तो ये दो रीजन है। तो जिस बेसिस पर हम लोग ये बता सकते हैं कि वेव थ्योरी इज कम्प्लीटली फेल्ड Yes, sir. टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है। और तीसरा देखो एक और पॉइंट है, वैसे अगर तुम दो पॉइंट भी अगर लिख दोगे तो भी बहुत है। तीसरा पॉइंट जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, बट according to wave theory there is time taken for incident of radiation or incident of radiation and emission of electrons। में ये बताया गया था कि लाइट के इंसिडेंट होने में और इलेक्ट्रॉन्स के इमिट होने में टाइम लगता है, ठीक है। बट यू नो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मींस इलेक्ट्रॉन सडनली रिमूव, इलेक्ट्रॉन सडनली इमिट, हाँ मतलब तुरंत इमिट होता है इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा तुरंत इमिट होगा, Instantaneous जबकि वेव थ्योरी में ये बोला जाता है कि मींस ये टाइम लगता है। emit. बट एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि देयर इज नो टाइम टेकन Okay, और sir. इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इज इट क्लियर? ये तीन पॉइंट है। Yes, इस sir. तीन पॉइंट के बेसिस पे ये बताया जा सकता है कि वेव थ्योरी इज कम्प्लीटली फेल्ड टू Yes, sir. एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो देखो अब इस चैप्टर का लास्ट एक और टॉपिक बच रहा है, दिस इज अबाउट द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये भी Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर भी एक क्वेश्चन आता है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। देखो इसको हाइपोथेसिस क्यों बोला जाता है, व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्यों बोला जाता है? प्रूव नहीं है। ओके, सर नहीं पता। अच्छा, तो देखो पहले इसका हम तुम्हें पीपीटी, I show the PPT related to this topic. हाँ ये देखो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, वेव एंड पार्टिकल्स, दिस इज द डुअल बिहेवियर, ठीक है ना। तो जैसे देखो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में डुअल बिहेवियर पाया जाता है। सेम इसी तरह से इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी मटेरियल्स हैं, yes sir. मटेरियल हैज वेव नेचर एंड ऑल्सो हैज अ पार्टिकल नेचर। ओके, तो ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनमें वेव नेचर भी पाया जाता है और पार्टिकल्स नेचर Yes भी sir. पाया जाता है।
अब कंडीशन क्या है कि कब पार्टिकल नेचर होगा और कब वेव नेचर होगा। अगर किसी मटेरियल का स्पीड लाइट की स्पीड के अगर इक्वल है देन इट बिहेव लाइक ए, लेकिन अगर किसी मटेरियल की स्पीड लाइट की स्पीड से अगर कम है देन इट बिहेव लाइक पार्टिकल्स। ओके, आए समझ में? कोई भी मटेरियल की स्पीड अगर लाइट की स्पीड से अगर कम है किस तरह बिहेव करेगा, और लाइट की पार्टिकल स्पीड के नेचर अगर दिखाएगा। इक्वल है तो वेव्स की तरह बिहेव करेगा। ओके, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, एज ए एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में डुअल भी, ठीक है। तो यही तुम्हारा कहलाता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। दिस इज कॉल्ड द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। Yes, और sir. प्रेजेंट टाइम में Yes, sir. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च हो रहा है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो अब देखो, Yes, sir. तो Yes, sir. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, पार्टिकल हैव वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आल्सो एज अ पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। ठीक है। बाई मिस्टेक यहाँ एम इंटू एन लिखा हुआ है, ये एम इंटू वी होगा। हाँ, वी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मटेरियल। लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. Okay, sir. This is the wave particle duality of nature. Wave properties are significant at small momentum. Okay. M into V. ठीक है, sir. Okay, एक मिनट। अच्छा। Yes, sir. इस पर देखो, मैंने तुमको एक जो मटेरियल जो भेजा है ना व्हाट्सएप पे, उस पर डी ब्रॉगली का क्वेश्चंस 2-3 मैंने दिया हुआ है आज जो मैंने भेजा है। सर हम स्क्रीनशॉट लिए थे। ठीक है। विजिबल लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation, a form of energy that exhibit wave-like behavior as it travels through space. As example, microwaves that cook our food, X-ray, radio waves. तो ये जितने भी तुम्हारे वेव्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उनमें ड्यूअल बिहेवियर पाया जाता है। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये देखो, frequency is defined as the number of waves that passes at a given point in a specific time, usually 1 second. Its unit is hertz. Longer sir. wavelength means that the wave has a lower frequency. ये देखो, ये तो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, पता नहीं फिजूल का चीज दिया हुआ है। हाँ, ये देखो, ये तो क्वांटम थ्योरी है जो सामने लिखा हुआ है। Object emit energy in small specific amounts called quanta. Quantum. What is the meaning of quantum? A quantum is the minimum amount of energy that can be lost or gained by an atom.
इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो मैंने बता ही दिया. डुअल नेचर ऑफ लाइट, ओके. 3 way to tell a wave form or particle, wave behavior and particle behavior. तो जैसे तुमने इंटरफेरेंस पढ़ा था ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्सप्लेन द डुअल बिहेवियर ना. जैसे तुमने पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स में, तुम्हें बताया गया था कि कोई भी अगर स्लिट्स है, स्लिट्स अगर लाइट अगर पास कर रहा है देन इट बिहेव लाइक एज अ वेव्स. और जबकि रियलिटी में लाइट का बिहेवियर क्या होता है, पार्टिकल. ठीक है, तो यही है. ओके, अब देखो, अब इसको मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. When a Yes, sir. move with the speed of light, move with the speed of light, behave like as a waves, comma is called de Broglie waves. Broglie waves or matter waves. Length of these waves is called wavelength of these waves is called de Broglie wavelength. Okay, de Broglie wavelength. आया समझ में? तो अगर कोई मटेरियल अगर लाइट के स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहा है then material behave like as a waves, and this waves is called the de Broglie waves or matter waves, and the wavelength of this waves is called de Broglie wavelength. Okay, okay. तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्रॉगली जो थे वो आइंस्टीन की थ्योरी को भी फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा इन्होंने वेव थ्योरी को भी क्या किया, वेव थ्योरी को भी ये फॉलो कर रहा है. मतलब इनका ये कहना था किसी भी मटेरियल में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों पाया जाता है. जैसे अभी देखो पिछले चैप्टर में हम लोग यही ना पढ़ रहे थे कि जैसे न्यूटन का जो थ्योरी था, आइंस्टीन का जो थ्योरी था, उन्होंने ये बताया था कि एवरी मटेरियल हैज अ पार्टिकल नेचर. जैसे अभी फोटो इलेक्ट्रिक में तुम क्या पढ़ रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक में तुमको ही बताया जा रहा था ना कि मटेरियल हैज अ पार्टिकल नेचर. Yes, sir. ना. और जबकि हाइजेंस थ्योरी में, हाइजेंस थ्योरी में क्या पढ़ा था कि मटेरियल हैज अ वेव नेचर. मतलब मटेरियल के बिहेवियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंट्रडिक्शन है. लेकिन बाद में डी ब्रॉगली ने ये बताया Yes, sir. कि जो मटेरियल में डुअल बिहेवियर पाया जाता है, मतलब मटेरियल जो होता है कुछ कंडीशन में पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है और कुछ कंडीशन में वेव की तरह बिहेव करता है. ठीक है, ठीक है. आई थिंक मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी. जैसे एज ए एग्जांपल भाई हम लोग के Yes, अंदर sir. भी तो होता है ना बिहेवियर. जैसे हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है. इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव अ डुअल बिहेवियर. तो उसी तरह मटेरियल्स भी होते हैं, मटेरियल्स में भी डुअल बिहेवियर पाया जाता है. इन सम कंडीशन दे बिहेव लाइक एज अ पार्टिकल्स and in some condition they behave like as a waves. Okay, Particle अब देखो nature.
फॉर पार्टिकल्स बिहेवियर, Wave nature. फॉर पार्टिकल बिहेवियर Yes, sir. ऑफ मैटर। पार्टिकल बिहेवियर ऑफ मैटर के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया जा रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूला Yes, पार्टिकल sir. नेचर को डिफाइन कर रहा है। इट्स डिपेंड अपॉन द मास, मास पे डिपेंड कर रहा है, तो इट मींस इट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर। एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द मास, इट मींस इट Yes, शो sir. द पार्टिकल नेचर। ओके, अब देखो फॉर वेव नेचर, वेव नेचर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है E hc by lambda। ओके, दिस फॉर्मूला इन द वेव नेचर, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना, एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, इट मींस इट शो द वेव नेचर। ओके, Yes, sir. तो बताओ पहला इक्वेशन जो है वो भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा इक्वेशन भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो जरा ये Particle बताओ, nature. ये Yes, जो sir. hc by lambda जो होगा, दिस इज इक्वल टू mc स्क्वायर, 1c इज कैंसल्ड आउट, तो बताओ लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन m इंटू सी, और c का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ Yes, पे sir. लैम्डा का मतलब है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, Lambda. h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, Yes, sir. m का मतलब मास ऑफ मटेरियल, और c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है तो तुम्हें पता ही है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो बहुत सारे बुक में m इंटू वी भी लिखा हुआ है और बहुत सारे बुक में m इंटू सी भी लिखा हुआ है। ओके, तो स्पीड को हम लोग v लिखे चाहे c लिखे, दोनों सेम चीज ही है। अगर लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो v की जगह c रख देंगे, और लाइट के स्पीड से अगर कम है तो m इंटू वी रखेंगे। ओके, अब तुम जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लैम्डा जो है ये m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका D मास Broglie ज्यादा होगा wavelength. उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। Yes, sir. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ कम होने का मतलब इट डज नॉट बिहेव लाइक एज अ वेव, इट बिहेव लाइक एज अ पार्टिकल। ओके, जिसका मास Yes, sir. ज्यादा होता है वो हमेशा पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि लैम्डा m के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ अगर कम होगा तो उसका वेव बिहेवियर क्या होगा? इसका वेव बिहेवियर भी तो नेग्लिजिबल होगा ना। जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका वेव बिहेवियर बहुत नेग्लिजिबल होता है। ओके, एज ए एग्जांपल जैसे बताओ एरोप्लेन, एरोप्लेन काफी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है, अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर पर आवर या 4000 किलोमीटर पर आवर, बट यू नो दैट इट डज नॉट शो वेव बिहेवियर। जब एरोप्लेन जब ट्रैवल करता है, जब मूव करता है, तो क्या हमको वेव की तरह दिखाई देता है? नो। क्यों? क्योंकि उसका मास काफी ज्यादा है, मास ज्यादा होने के चलते उसका वेव बिहेवियर जो होता है वो Yes, नेग्लेक्ट sir. हो जाता है।
जैसे लाइक एज ए यू नो दैट बॉल, अगर किसी बॉल को बहुत ही हाई स्पीड से अगर थ्रो किया जाता है तो उसका भी वेव बिहेवियर नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि बॉल का भी मास क्या है, Yes, sir. ज्यादा है। तो अगर कोई भी मटेरियल का मास अगर ज्यादा है तो उसमें वेव बिहेवियर जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। Yes, sir. वेव बिहेवियर बेसिकली किसमें ज्यादा चांस होता है? लाइक एज ए क्वांटम पार्टिकल्स, लाइक एज ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि इन सबका मास कम होता है। Yes, sir. ओके, तो जिनका मास कम होता है उनमें वेव बिहेवियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो आई थिंक ये चीज तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी, दिस इज द फर्स्ट नहीं, फॉर्मूला। तो इसी तरह देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के करीबन 4-5 फॉर्मूले हैं और इसी फॉर्मूले पे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। वेव नहीं शो करता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब देखो सेकंड कंडीशन, in terms of de Broglie wavelength in terms of momentum, de Broglie wavelength in terms of momentum, ज्यादा है। momentum, okay। तो Yes, देखो sir. मोमेंटम के टर्म्स में अगर निकालना है तो यहाँ m इंटू सी की जगह क्या पुट करेंगे? p। तो बताओ therefore लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन p। Yes, sir. ओके, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो देखो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सेकंड फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ओके, तो अगर मोमेंटम अगर दिया हुआ है तो ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, केस नंबर थर्ड। अब देखो जो केस नंबर थर्ड हम जो बताने जा रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पे न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम। तो जरा ये बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या होता है? कैन यू टेल मी? P इज इक्वल टू रूट 2m EK। EK का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, EK का मतलब काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. ठीक है, फॉर्मूला जो आएगा दिस इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। Yes, sir. रूट 2m EK। तुमको क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी को पुट कर देना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा। Okay, sir. ठीक है, अब देखो फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल V, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला V के टर्म्स में क्या होता है पता है? अभी जस्ट हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे। Yes, sir. EK, व्हाट इज EK? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल? नो नो, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल E इंटू V। काइनेटिक एनर्जी का ये होता है ना फॉर्मूला, E इंटू V। Okay, sir. ओके, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन रूट 2m E इंटू V। ओके, अब सपोज जैसे अगर मान लो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स,
तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर निकालना है तो वी आर पुटिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 और माइनस 31 kg. ओके, ई का वैल्यू पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है. एच पता है, प्लैंक कांस्टेंट, Kind 6.6 okay. इंटू 10 टू द पावर MC माइनस square. 34 जूल सेकेंड. तो ये सारा वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है. तो तुमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 अपॉन रूट वी. नहीं सर, गलती हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ. 12,400 नहीं होगा. Yes, sir. दिस इज 1.23 वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है. तो ये फॉर्मूला में फायदा ये है कि जैसे हमको वी दिया हुआ है, वी को डायरेक्ट पुट कर दो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा. मान लो सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 वोल्ट, वी की जगह 50 वोल्ट रख दो, 50 वोल्ट से डिवाइड कर दो, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा. ओके, आगे समझ में. ओके, तो देखो मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे अभी मैंने क्वेश्चन भेजा है, जो एक मैंने तुमको एक सीट भेजा है ना, उस सीट में देखना 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके, अब लास्ट in terms of temperature. Yes, sir. In terms of temperature, capital T. In terms of temperature, capital T. तो हम लोग देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करेंगे, E K इज इक्वल टू 3/2 kT. K का मतलब होता है बोल्ट्जमैन, यहाँ पे K का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके, और T का मतलब है टेम्परेचर. तो पुट कर दो, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन Yes, sir. रूट 2m इंटू 3/2 kT. ओके, तो बताओ 2 कैंसिल आउट, Yes, sir. तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3m kT. तो देखो ये आ गया, दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ओके, तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है. ओके, तो देखो टोटल मैंने 5 फॉर्मूला तुम्हें बताया है. ऑल दिस फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसमें फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टर्म पे हम तुम्हें इस पे न्यूमेरिकल लगवा देंगे, ठीक है. देन दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. ओके, मैंने तुमको एक मटेरियल भेजा है, मैंने तुमको एक बुकलेट भेजा होगा टर्म 2 का. तो इस चैप्टर का क्वेश्चन लगाते रहना, ठीक है. उसमें दिया होगा मटेरियल में. ओके, थैंक यू. तो आज के लिए केवल इतना ही है, ठीक है.
Yes, sir. Please like, subscribe, and share my YouTube channel. Myself, Prashant Kumar Srivastav. I am physics teacher. Thank you so much. Okay, sir. Okay, sir. Hmm. Yes, sir. उस time visit है. Okay, sir.